तो हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू एक्स्ट्रा कवर विद आर्यन। बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, जो कि ट्राई नेशन सीरीज़ वहाँ चल रही है, उसका पहला मैच जो ख़त्म हुआ है, जिसमें ग्लेन फिलिप्स ने एकदम जिस तरीके से फिनिश किया है न्यूजीलैंड के लिए, वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि फिनिशिंग उनके लिए एक कंसर्न मुझे लग रहा था कि रहेगा, स्पेशली जब आने वाले टूर्नामेंट पे चैंपियंस ट्रॉफी में वो जाएंगे तो शायद मुझे लगा था कि परेशान करेगा। बट फिलिप्स जिस तरीके से रन्स बनाए इस मैच में, वो एक बहुत बड़ा साइन है। साथ ही में 78 रन से कड़ी शिकस्त उन्होंने दिया है पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा अभी शैटर्ड होगी, और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा डाउट्स करवाए होंगे उन्होंने कि प्रिपरेशन उनकी कितनी सही है इस बड़े मेजर टूर्नामेंट के लिए। उनके जिसके होस्ट वो खुद ही हैं, अपने घर में वो मैचेस खेलेंगे, तो किस तरीके से मैचेस होंगे, क्या रहेगा, वो एक बहुत बड़ा कंसर्न पाकिस्तान के बारे में उन्होंने छोड़ा होगा ये चीज़ करके। और स्पेशली बहुत सारी फील्ड्स में वहाँ पे कमियाँ दिखी है। आप बैटिंग की बात करेंगे, आप बॉलिंग की बात करेंगे, तो बहुत कंसर्न रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या 11 उन्होंने खिलाया है दोनों ही टीमों ने, तो उसके बारे में हम एक बार बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से जो ऑलमोस्ट प्लेइंग 11 की उम्मीद थी वही खेला है। और उसमें हम देखते हैं कि फ़कर बाबर ओपन करते हैं। 1 डाउन कामरान गुलाम, 2 डाउन मोहम्मद रिजवान, 3 डाउन सलमान आगा, तैयब ताहिर, खुशदिल शाह, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, अबरार अहमद और हारिस रऊफ हमको खेलते हुए दिखे हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें न्यूजीलैंड का प्लेइंग 11 क्या था, तो विल यंग, सचिन रविंद्रा, केन विलियमसन, डेरिल मिचेल, टॉम लेथम, ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सेंटनर, मैट हेनरी, बेन सीयर्स, विलो रूक, है ना। तो ये उनका 11 रहा था। 330 रन पहले बनाए थे न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करके 6 विकेट्स खो के, और चेस करने आई पाकिस्तान 252 रन पे ऑल आउट हुई, और उसके बाद 78 रन से न्यूजीलैंड ने उनको हराया। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्कोर कार्ड में क्या रहा। तो विल यंग और सचिन रविंद्रा ओपन करने आए थे। विल यंग जल्दी आउट हुए। थोड़ा सा न्यू बॉल से शाहीन शाह अफरीदी मूव करते हैं बॉल्स को, तो शाहीन शाह अफरीदी इस मैच में खासे न्यू बॉल से अच्छे दिखे हैं। तो एक पॉजिटिव साइन जो रहेगा न्यूजीलैंड के पाकिस्तान के लिए, वो ये रहेगा कि शाहीन शाह अफरीदी अगर इस पूरी सीरीज़ में न्यू बॉल से अच्छा करते हैं, तो कम से कम एक अश्योरेंस रहेगा कि न्यू बॉल से आपके पास बॉलिंग ठीक है शाहीन शाह अफरीदी की, जो कि अगर अगेंस्ट इंडिया आप खेलें, अगेंस्ट जब न्यूजीलैंड आप खेलेंगे, एंड इवन बांग्लादेश जो कि मिनोज रहेंगे इस पूरे टूर्नामेंट में, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो ऐसे में शाहीन शाह अफरीदी न्यू बॉल से अगर अच्छा करेंगे तो पाकिस्तान के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओल्ड बॉल से, डेथ बॉल से ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए इस पूरे लाइनअप में, उनके जो भी बॉलिंग उनके पास में है। तो ऐसे में कम से कम न्यू बॉल से एश्योरेंस अगर उनको मिलेगा शाहीन शाह अफरीदी का, तो बहुत ज़्यादा पम्प्ड अप होंगे इस टूर्नामेंट में आगे जाने के लिए। ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कंटेंडर है इसको जीतने के लिए, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी के जो साइन अब दे रहे हैं न्यू बॉल से, वो काफ़ी अच्छा है। तो उसके बारे में हम लोग बिल्कुल प्रेस करना पड़ेगा शाहीन शाह अफरीदी को। तो एक चीज़ है कि विलियम जल्दी आउट हुए। सचिन रविंद्रा ने काफ़ी अच्छी ब्यूटीफुल ड्राइव्स खेली। आपको याद होगा स्ट्रेट ड्राइव जो उन्होंने मारी थी, नसीम शाह को मारी थी जहाँ तक मुझे याद है। स्ट्रेट ड्राइव थी, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही फ्लैम्बॉयंट, एकदम बहुत ही सुंदर प्लेयर लगे वो। साथ ही में एक चीज़ है कि अ प्लेयर फॉर द फ्यूचर हैं, तो बिल्कुल उनके बारे में बात की जाती है। तो उसका टच बिल्कुल छोटी सी इनिंग्स आई उनकी, 25 रन की इनिंग्स आई, लेकिन उसमें खासा उनका वो चीज़ दिखा। सॉफ्ट डिसमिसल उनका हो गया, अबरार अहमद ने कैच पकड़ा, कॉटन बोल्ड हुए, तो इतना शायद थोड़ा सा नाराज़ भी होंगे कि क्यों हो गया, लेकिन उनको जितना देखते शायद मज़ा आता पूरा मैच देखने में, तो वो एक चीज़ थी। साथ ही में उसके बाद केन विलियमसन खेल रहे थे, डेरिल मिचेल आए उनका साथ देने। और डेरिल मिचेल की एक सबसे बड़ी बात थी इस मैच में, जो मुझे लगा कि वैसे तो डेरिल मिचेल जब स्ट्रेट बैट से खेलते हैं शॉट्स, वी में जब वो खेलते हैं तो काफ़ी अच्छा खेलते हैं, वो उनकी स्ट्रेंथ रही है बहुत टाइम से। लेकिन इस मैच में बहुत ज़्यादा वो उठाकर मारने को भी देख रहे थे, उन्होंने अपने शॉट्स को रोका नहीं। क्योंकि आमतौर पे होता है कि जब आप 2 विकेट्स देख रहे हैं कि जल्दी गिर चुके हैं, अब ओडीआईज़ आपके पास टाइम भी बहुत है कि 35-40 ओवर्स अभी बाकी है। तो ऐसे में एक चीज़ होती है प्लेयर्स के मन में कि क्या हम यहाँ पे अग्रेसिव खेलें। और स्पेशली डेरिल मिचेल जैसे बैट्समैन, केन विलियमसन जैसे बैट्समैन, जो कि थोड़ा-सा हम जानते हैं कि ये टाइम लेके इनिंग्स खेलते हैं, इनिंग्स को बिल्ड करने को देखते हैं यूजुअली। तो शायद केन विलियमसन उनके साथ में खड़े थे, तो इस वजह से उन्होंने थोड़ा-सा अग्रेसिव माइंडसेट को अपनाया। तो ये चीज़ देखी, उन्होंने काफ़ी अच्छी इनिंग्स खेली, 81 रन्स की इन 84 बॉल्स। और जो स्ट्रेट पे उन्होंने खुशदिल शाह को भी छक्के-चौके मारे, साथ ही में अबरार को भी उन्होंने थोड़ा हिट किया। तो वो सब चीज़ जो थी डेरिल मिचेल की, जो उन्होंने करके दिखाई, वो पॉजिटिव साइन रहेगा न्यूजीलैंड के लिए चैंपियंस ट्रॉफी में भी, कि नंबर 4 पे डेरिल मिचेल हैं, जो कि इनिंग्स को बिल्ड भी करना जान सकते हैं और अग्रेसिव भी खेल रहे हैं। तो शायद खुश होगी न्यूजीलैंड की इस परफॉर्मेंस से। हम बात करेंगे केन विलियमसन की। तो केन विलियमसन ने बहुत ज़्यादा स्लो खेला। अगर आप देखिए उनका स्ट्राइक रेट भी, अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊँ, तो उनका स्ट्राइक रेट भी 65 का था, जो कि किसी भी फॉर्मेट में, टेस्ट की बात तो आप हटा लो, लेकिन ओडीआईज़ में अगर आप देखें, T20 में आप देखें, तो बिल्कुल ही जस्टिफाइड नहीं है। और 65 का भी अगर आप देखें
कि अगर बहुत ज़्यादा कोलैप्स हो जाए या फिर कह लें आपकी 20 पे 5 हो गए तो समझ में आता है कि आपका 65 का स्ट्राइक रेट आया। लेकिन यहाँ पे चीज़ ये थी, डेरिल मिचेल उनके साथ में पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे थे और इतना ज़्यादा ख़राब सिचुएशन नहीं थी। तो विलियमसन थोड़ा रस्टी भी लगे, आप कह सकते हैं, बहुत टाइम बाद इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। खेलते हुए हमको दिख रहे हैं, लिमिटेड ओवर्स बहुत टाइम बाद खेल रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि थोड़ा रस्टी हों, थोड़ा शायद उनका जो एकदम से होता है कि प्लेयर अपनी खुद की स्ट्रेंथ्स को महसूस नहीं कर पाता और थोड़ा बहुत अगर वो स्ट्राइक रोटेट ना करे और ऊपर से अगर थोड़ा-सा 1-2 विकेट गिरता हुआ देख ले तो शायद बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी वो ले लेता है। तो ऐसे में शायद विलियमसन को आप मान सकते हैं कि रस्टी जो हुए या थोड़ा-सा वो फुल फ्लो में नहीं दिखे, वो एक चीज़ हो सकती है, थोड़ा टाइम ज़्यादा ले गए इस वजह से। तो शायद न्यूज़ीलैंड के लिए ये चीज़ रही कि अगर वो थोड़ा-सा और अगर रन्स थोड़ा तेज़ बनाते तो शायद और लंबे स्कोर तक वो चले जाते। पर ओवरऑल क्योंकि न्यूज़ीलैंड जीत गई तो इन सब चीज़ पे बात नहीं की जाएगी। पर आई थिंक कि शायद विलियमसन एज़ अ प्लेयर यहाँ पे इतने सैटिस्फाई नहीं होगा। वो चाहेगा कि मैं और ज़्यादा आगे से रन्स बनाऊँ, तो तेज़ रन्स थोड़े से बनाऊँ, 100, 90, 85 का स्ट्राइक रेट कम से कम मैनेज करूँ। तो वो बिल्कुल कोशिश करें क्योंकि वो बाबर आज़म नहीं है, उनको पता है कि हमको टीम को जिताना है और कैसे जिताना है, शायद वो जैसे चैंपियन प्लेयर है उनको बेटर पता है ये चीज़। तो हम देखते हैं साथ में नसीम शाह जो है, बहुत टाइम से हमको दिख रहा है कि बहुत इफ़ेक्टिव नहीं है। विथ न्यू बॉल ठीक है, 1, 2-3 ओवर का अच्छा बर्स्ट दे सकते हैं वो। लेकिन उसके बाद में दिखता है कि जैसे खुद को खींच रहे हैं, फुल फ्लो में उनकी बॉडी नहीं लग रही है। फ़िटनेस के जो उनको प्रॉब्लम्स होते हैं वो हमेशा से रहते ही हैं, बहुत जल्दी से इंजर्ड होते हैं। तो ऐसे में नसीम शाह का भी जो इस मैच में दिखा मुझे वो ये था कि फ़िटनेस शायद उस तरीके से उनको जो 100% फ़िटनेस फ़ील करवाती है एज़ अ प्लेयर, शायद वो नहीं करवाई। तो थोड़े एकदम लगा कि फुल फॉर्म में नहीं है, थोड़ा बॉडी को खींच रहे हैं ऐसा फ़ील हुआ। लाइन लेंथ डिस्टर्ब लगी, रन्स भी बहुत ज़्यादा रन्स खाए हैं। 10 ओवर्स में उन्होंने 70 रन्स दिए हैं। तो 7 का इकोनॉमी और पिछले बहुत मैचेस में शायद जो मैंने स्टैट पढ़ा था उनका जो इकोनॉमी है वो 7.57 का रहा है। तो ऐसे में आपका सिलेक्शन जस्टिफाइड नहीं है क्योंकि ओडीआईज़ में अगर आप 7 की इकोनॉमी से रन्स खाते हैं और स्पेशली जब आपको न्यू बॉल भी मिल रही है साथ में, अगर आप वन चेंज आ रहे हैं समझ में आता है कि विकेट अगर फ्लैट है तो आपको रन्स पड़ सकते हैं। लेकिन आप न्यू बॉल भी फेंक रहे हैं तो ऐसे में इतने रन 70 रन्स खाना इज़ वेरी बैड। शायद नसीम शाह भी एक कंसर्न रहेंगे, प्रॉब्लम रहेगा पाकिस्तान को इस चीज़ से। साथ ही में खुशदिल शाह की जो बॉलिंग थी वो भी ऑर्डिनरी थी। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये भी बताता है पाकिस्तान की टीम में कि फिफ्थ बॉलर एक कंसर्न है आपके लिए। आप शाहीन शाह अफरीदी को खिला रहे हैं, नसीम शाह को आप खिला रहे हैं, आप हारिस रऊफ़ को खिला रहे हैं, आप अबरार अहमद को खिला रहे हैं। तो ये तो आपके 40 ओवर्स कंप्लीट हो गए। पर जो फिफ्थ बॉलर होता है वो भी आपके पास एक काफ़ी अच्छा थ्रेटनिंग बॉलर होना चाहिए। यूजुअली टीम स्पिनर के साथ में जाती हैं, एक और 3 पेसर्स, 2 स्पिनर्स, इन कंडीशंस में ऐसा हम देखते हैं यूजुअली। तो ऐसे में अगर आपके पास कोई, आप किसी को भी डालें, आप एक पेसर को डालें, आप स्पिनर को डालें, जैसा भी जो भी आप खिलाना चाहते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि वो पूरा बॉलर हो। तो आपके पास ऑलराउंडर नहीं है तो ठीक है, समझ में आता है। लेकिन खुशदिल शाह क्या वो काम कर सकते हैं सलमान अली आगा के साथ में, फिफ्थ बॉलर का काम वो कर सकते हैं? ये एक कंसर्न बिल्कुल रहेगा। तो क्योंकि 10 ओवर्स में कोई भी टीम मैच चेंज कर देगी। 10 ओवर्स में अब बिल्कुल कोई भी टीम 90 से 100 रन आपको ईज़िली मार सकती है। स्पेशली तब जब कंडीशंस बहुत ज़्यादा स्पिनिंग ना हो, जो कि पाकिस्तान में हम देख रहे हैं बहुत स्पिनिंग कंडीशंस नहीं है। तो ऐसे में खुशदिल शाह, सलमान अली आगा, कोई भी एनी बैट्समैन कैन गो बॉन्कर्स, कोई भी रन्स बना सकता है। या आज कह लें मिचेल अगर खड़े हो जाते तो शायद खुशदिल शाह को और सलमान अली आगा को वो छोड़ते नहीं। या विलियमसन थोड़ा-सा और तेज़ खेलते तो शायद बिल्कुल ही फारिग हो जाती उनकी फिफ्थ बॉलर की जितने भी स्पेल था 10 ओवर्स का। तो वो अगर एक बार हम मिलाकर भी इस चीज़ को एनालाइज़ करें, तो उन्हें कितने रन्स आज के मैच में दिए थे। तो खुशदिल शाह ने 9 ओवर्स फेंके और 66 रन्स उन्होंने खाए हैं 7 की इकोनॉमी से। सलमान अली आगा वाज़ रिलेटिवली गुड, 6.64 का इकोनॉमी उनका आया। 31 रन्स दिए 4.4 ओवर्स में। तो इन दोनों ने मिलके 13 ओवर्स में 97 रन्स खाए हैं। तो ये भी थोड़ा-सा ज़्यादा ही है। उस चीज़ को इनको देखना पड़ेगा। हारिस रऊफ़ इंजर्ड हुए, बाहर हुए इस मैच से। तो अगर ऐसे में कभी इंजरी कंसर्न्स, जो कि आपकी हिस्ट्री हमेशा रहती है, नसीम शाह की बात कर लें, हारिस रऊफ़ की बात कर लें कि हवा चलती है और ये इंजर्ड हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या ये जस्टिफाइड है कि आप एक जो कि हाफ कुक्ड बॉलर्स हैं उनको आप खिला रहे हैं? तो ये चीज़ रहेगी। शाहीन शाह अफरीदी एक बार इंजर्ड हुए 2022 टी20 वर्ल्ड कप के पहले, और तब से वो जो उनकी इंजरी है वो फुली फिट नहीं लगे। उनका जो पेस है वो भी लो हुआ है, न्यू बॉल से इफेक्टिवनेस कम हुई है और विद डेथ बॉल तो एकदम ही फारिग लगे हैं। तो ऐसे में क्या पाकिस्तान फिफ्थ बॉलर को मिस कर रहा है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट है जो कि उनके मन में शायद रहेगा, मुझे लगता है। सेम नसीम भी नहीं चल रहे हैं। हारिस रऊफ़ हमको पता है एशियन कंडीशंस में जिस तरीके से रन्स खा सकते हैं, उनकी एबिलिटी बहुत है। पास कुछ टाइम में बहुत इम्प्रूव किया है। ऑस्ट्रेलिया में खेले हैं, साउथ अफ्रीका में खेले हैं। तो ऐसे में वो कंडीशन सपोर्ट करती हैं उनको, पर ये कंडीशंस उनको सपोर्ट नहीं करेगी, उनकी पेस को शायद उतना सपोर्ट नहीं करेगी। स्पेशली इन पाकिस्तान जब कंडीशंस यहाँ पे थोड़ी सी लो रहती है, बाउंसी कम होती है,
तो ऐसे में अगर हारिस रऊफ तेज़ फेंकेंगे तो शायद बैट्समैन को टाइम मिलेगा, बैट्समैन को अच्छा फील होगा कि ठीक है बाउंस उसको इतना मिल रहा है कि वो शॉट मार पाएगा। तो हारिस रऊफ की भी एक चीज़ है, मोहम्मद हसनैन अच्छा बैकअप है उनके पास में, तो शायद उतना प्रॉब्लम उनको आने वाले मैचेस में ना हो, वो खिला सकते हैं मोहम्मद हसनैन को भी। तो ये एक चीज़ है। साथ ही में शाहीन शाह अफरीदी की एक चीज़ इस मैच में देखी कि विलियमसन को उन्होंने आउट किया। पुरानी बॉल लेकर आए, आई थिंक 23rd 24th ओवर में आए वो, और विलियमसन को उन्होंने आउट किया। 23rd 24th ओवर था क्या? एक मिनट मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो विलियमसन 27th ओवर में आउट हुए। और जो सबसे बड़ी चीज़ आप एक और मान सकते हैं पाकिस्तान के लिए कि शाहीन शाह अफरीदी न्यू बॉल से बहुत अच्छी बॉलिंग करके गए। साथ ही में ब्रेक थ्रू उन्होंने विलियमसन का दिया। बहुत टाइम से शाहीन शाह अफरीदी में ये चीज़ मिसिंग देख रहे थे कि ब्रेक थ्रू एबिलिटी जो उनके पास पहले हुआ करती थी, जो कि जसप्रीत बुमराह में इंडिया आप हमेशा देखते हैं कि इंडिया के लिए जब भी वो खेल रहे हैं तो हमेशा ब्रेक थ्रू लेके रहते हैं। तो लगता है कि गोल्डन आर्म है या फिर क्या ये भगवान ने क्या दिया है उनको कि वो एकदम से ये चीज़ कर पाते हैं। तो शाहीन शाह अफरीदी बहुत पहले ये चीज़ किया करते थे, पिछले कुछ टाइम में वो चीज़ थोड़ी सी मिसिंग हुई, लेकिन इस मैच में कम से कम विलियमसन का बड़ा विकेट जो लिया। अगर विलियमसन और लंबा खेलते तो यू नेवर नो कि क्या कर सकते थे वो। उस क्लास का प्लेयर बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वो इंपॉर्टेंट विकेट दिया, उनका सेलिब्रेशन हमको दिखा। तो शाहीन शाह अफरीदी बिल्कुल पाकिस्तान खुश होगा, मैनेजमेंट खुश होगा कि चलो कम से कम शाहीन शाह अफरीदी ब्रेक थ्रू भी अब ले पा रहे हैं, तो पॉजिटिव साइन ज़रूर है। और साथ में जो नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी की आप ओवरऑल जब आप स्टैट्स देखते हैं इस मैच में, तो शाहीन शाह अफरीदी की डेथ बॉलिंग वॉज अ सीरियस कंसर्न। नसीम शाह की डेथ बॉलिंग भी एक कंसर्न थी। नसीम शाह की तो इवन मिडिल ओवर्स में भी जब आए तो वो भी बहुत बड़ा कंसर्न था। तो शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, एक ने दिए 88 रन, एक ने दिए 70 रन। तो बहुत ज़्यादा ख़राब डेथ बॉलिंग हमने देखी है। ना यॉर्कर्स कर पाए एग्जीक्यूट, ना ही आप देख रहे हैं कि कटर्स वो जो फेंक रहे हैं वो उतनी इफेक्टिव लगी। शाहीन शाह अफरीदी कटर्स यूजुअली फेंकते हुए हमने उनको देखा है, नसीम शाह भी कटर्स फेंकते हैं, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी जो कटर्स है हमेशा फंसती है, थोड़ा सा बैट्समैन से दूर रखते हैं। हमने वर्ल्ड कप में ये चीज़ देखी 2023 के वर्ल्ड कप में, जहाँ वो बैटर्स को दूर रख रहे थे, ऑफ साइड के बाहर फेंक रहे थे बिल्कुल स्पिनिंग कटर्स। तो ऐसे में बाउंस भी उनको अच्छा मिला था उनकी हाइट की वजह से। तो क्या वो चीज़ वो करेंगे यहाँ पे पाकिस्तान में, तो क्या वो हेल्पफुल रहेगा? तो मुझे लगता है कि नहीं रहेगा, क्योंकि उसके लिए आपको विकेट्स में थोड़ा सा बॉल फंसना ज़रूरी है। और अगर जो उन्होंने इस मैच में किया, बहुत शॉर्ट फेंक रहे थे वो, अगर आपकी लेंथी शॉट रहेगी तो फिर तो कोई भी आपको टेल एंडर भी आके रन मार देगा, जिसको कि बहुत ही अच्छी हाइट पे बॉल मिलेगी और वो बढ़िया से छक्के चौके आपको मारेगा। तो शाहीन शाह अफरीदी वॉज अ डिजास्टरस बॉलर इन दिस मैच व्हेन इट कम्स टू डेथ बॉलिंग। मिडिल ओवर्स तक, न्यू बॉल तक बहुत अच्छे बॉलर लगे, एकदम अलग लगे जब वो डेथ में आए। तो वो एक चीज़ बिल्कुल देखनी होगी पाकिस्तान को क्या होता है। नसीम शाह की बिल्कुल जितनी हम उनकी तजलील करें, जितना उनके बारे में बुरा बोलें, वो ख़राब, मतलब वो उतना ही सही रहेगा। साथ ही में लेथम की बात करें, टॉम लेथम, अब इतना ज़्यादा मतलब शायद 2023 में आखिरी बार रन उनके देखे होंगे बैट से, मुझे तो याद भी नहीं है। तो टॉम लेथम का जो एक कंसर्न है, बैटिंग फॉर्म का कह लें, टेक्निक का कह लें, जो भी कह लें, तो बहुत सीवियर अब हो चुका है न्यूजीलैंड के लिए। माना न्यूजीलैंड में आबादी कम है, माना न्यूजीलैंड में प्लेयर्स कम आते हैं, लेकिन इतने भी क्या कम आते हैं कि आप टॉम लेथम को प्रेशर नहीं बना पा रहे हैं कि आपको अच्छा खेलना है वरना आप आउट हो जाए। क्योंकि इतना ज़्यादा भी उनका रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि आप टॉम लेथम को बिल्कुल ही इस तरीके से बैक कर रहे हैं। तो टॉम लेथम को अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। एशिया में अगर आप खेल रहे हैं तो अगर आप नंबर 5 नंबर 6 पे टॉम लेथम आ रहे हैं तो आप अच्छा करिए, वरना आपकी जगह नहीं बन पाएगी स्क्वाड में। तो टॉम लेथम बिल्कुल स्वीप्स पर रिलाई करते हैं, अच्छे स्वीप्स मारते हैं, अच्छे रिवर्स स्वीप्स मारते हैं, अच्छा स्लॉक करते हैं, मिड विकेट के ऊपर अच्छे से शॉट्स मारते हैं, कट अच्छा करते हैं। तो देखना पड़ेगा कि क्या टॉम लेथम कुछ रन्स बना पाएंगे। अच्छा है कि उनको कॉन्फिडेंस आए आने वाले टाइम में, बस ये ज़रूर रहेगा कि कॉन्फिडेंस आए उनको। कीपिंग ठीक की उन्होंने। उसके बाद फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट इनिंग्स। सबसे पहले ब्रेसवेल की एक बार बात कर लेते हैं। तो माइकल ब्रेसवेल भी दिखे अच्छे रन्स बनाए, 31 रन उन्होंने बनाए, 23 बॉल्स में उन्होंने रन्स बनाए। तो माइकल ब्रेसवेल की बैटिंग जो है वो हम इंडियंस को बहुत अच्छे से पता है, हम भुक्तभोगी रहे हैं उस चीज़ के। क्योंकि जब हैदराबाद में मैच था 208 बनाए थे, शुभमन गिल ने रन्स बनाए थे। तो उस मैच में चेस पे जब न्यूजीलैंड आई थी, न्यूजीलैंड के बहुत सारे विकेट जल्दी गिर गए थे, कोलैप्स हो गया था। और वहाँ पे हमने देखा कि माइकल ब्रेसवेल खड़े हुए 100+ रन्स किए थे उन्होंने, और साथ ही में खड़े हुए सेंटनर जिन्होंने 50 किया था। और इन दोनों ने जिस तरीके से हवाइयाँ उड़ाई थी चेहरे पे रोहित शर्मा के, तो वहाँ से मैच ऑलमोस्ट जीतते जीतते न्यूजीलैंड हार गया था और इंडिया बिल्कुल एकदम प्रेशर में लगी थी उस मैच में। तो ब्रेसवेल को हमने देखा हुआ है, और साथ में ब्रेसवेल ने इस मैच में भी जो दिखाया तो काफ़ी स्ट्रेंथ उनमें दिखती है। और जहाँ तक मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा जिम ट्रेनिंग करते हैं, तो जो इनकी स्ट्रेंथ है आप समझ सकते हैं क्यों आ रही है। तो इनके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, काफ़ी अच्छे से शॉट्स मारते हैं। इस मैच में भी हमने देखा कि स्पिन को अच्छे से हैंडल किया, तो एक अच्छा ऑलराउंडर ऑप्शन दिखा रहे हैं वो। और समझ में बॉलिंग भी काफ़ी अच्छी उनकी रही आगे मैच में। तो एक चीज़ जो हमको दिख रही है वो यही है कि ब्रेसवेल जो है इनकी फर्स्ट चॉइस 11 में होंगे ही होंगे।
नंबर 7 पे बैटिंग करेंगे ही करेंगे, तो अच्छा साइन है। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्लेन फिलिप्स की जो इनिंग्स थी वो चल रही थी, और ग्लेन फिलिप्स ने जिस तरीके से अपने इनिंग्स को प्रोग्रेस किया है वो बहुत बड़ा साइन है। क्योंकि हमने देखा शुरुआत में उन्होंने टाइम लिया, जब थोड़े से ओवर्स बाकी थे उन्होंने टाइम लिया, उन्होंने समझा कि उनकी जो जिम्मेदारी है एज अ फिनिशर है तो उनको पूरे 50 ओवर्स तक खिलाना है टीम को। क्योंकि अगर आप 2 ओवर्स में आप अगर आप 5 छक्के भी मार के आउट हो जाएंगे तो शायद उससे ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा कि आप पूरे ओवर्स खेलें, एंड तक खेलें और आप टीम को साथ में लेकर चलें, जो टेल है उसको चलाएं साथ में, और आखिरी में 3-4 ओवर्स में आप जितना स्ट्राइक कर सकते हैं उतना कीजिए। तो इस मैच में सबसे बड़ी जो कहानी रही है, जहाँ पाकिस्तान से मैच बिल्कुल दूर हो गया, उनकी बॉलिंग की कमजोरी तो अपनी जगह है ही, वो एक बात रहेगी, लेकिन फिलिप्स ने जो लास्ट में खड़े होके आखिर तक मैच को फिनिश किया है वो सबसे बड़ी इस मैच की बिग स्टोरी रही है। और हम एक बार उनका स्ट्राइक रेट भी देखते हैं, तो जो उनके रन थे वो 106 रन आए 74 बॉल्स पे, स्ट्राइक रेट आप 143 का देख रहे हैं। तो 143 का स्ट्राइक रेट मैनेज करना, लगातार अकेले खड़े होकर खेलना विद इवन लोअर ऑर्डर बैट्समैन जैसे सेंटनर भी हैं, तो सेंटनर को आप नहीं जानते कि बहुत बड़े बड़े छक्के वो मार सकते हैं, तो थोड़े से लोअर ऑर्डर बैटर आप कह सकते हैं उनको। तो ऐसे में जब उनके साथ में खड़े होकर उन्होंने रन बनाए तो बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन था कि पूरे 50 ओवर्स भी खिलाए टीम को। और साथ ही में जिस तरीके से रन आए हैं, जैसे अगर आप देखें तो फिलिप्स ने जब अपने 50 पूरे किए थे तो उस टाइम पे टीम के ओवर्स हुए थे 46 ओवर्स हुए थे। उसके बाद में अगले 4 ओवर्स में फिलिप्स ने 50 रन तो अपने ही बना दिए। तो ऐसे में आप कम ही देख पाते हैं कि आखिरी के 4 ओवर्स में कोई बैट्समैन अपने 50 रन बना दे। उसके बाद में टीम के आखिरी के 4 ओवर्स में 70 रन बने। तो जो फिलिप्स के 50 से प्लस 20 टीम के रन आए तो 70 रन आखिरी के लास्ट 4 ओवर्स में आए हैं। और अगर आप देखते हैं कि किसके अगेंस्ट ये रन बने, तो ये रन बनते हैं पाकिस्तान के मेन स्टे बॉलर्स के आगे। क्योंकि अगर आप नसीम शाह की बात करते हैं, शाहीन शाह अफरीदी की बात करते हैं, हारिस रऊफ की बात करते हैं, तो ये तीनों ही बॉलर्स हैं पाकिस्तान के जो कि आप सबसे पहले 11 में डाल रहे हैं। तो T20 आईज की बात कर लें, आप इसकी बात कर लें, 50 ओवर्स की बात कर लें, तो ऐसे में क्या इनको रन बना देना एक कॉज ऑफ वरी रहेगा पाकिस्तान के लिए, ये तो विदाउट अ क्वेश्चन ये बात है। लेकिन न्यूजीलैंड के लिए कितना बड़ा पॉजिटिव है ये भी एक चीज़ है। तो उनकी फुल स्ट्रेंथ पे आपने हिट किया है, तो बिल्कुल एक चीज़ रहेगी। साथ ही में जो डेथ बॉलिंग का कंसर्न पाकिस्तान का रहेगा वो उनकी रातों की नींद उड़ाना चाहिए, क्योंकि कौन है वो बॉलर जो कि जिम्मेदारी लेगा डेथ में। हारिस रऊफ पे जिम्मेदारी है, ठीक है, इस मैच में वो इंजरी से बाहर हुए थे, लेकिन तब भी शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह इतने बुरे बॉलर हैं डेथ में कि वो इस काम को नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अब आज की दुनिया में कोई भी बॉलर अगर बॉलिंग कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि मुझे डेथ में क्या करना है आके। और अगर डेथ में मैं अच्छी बॉलिंग नहीं करना जानता हूँ तो आप कितनी अच्छी न्यू बॉल बॉलिंग कर लें, आप 2 या 3 विकेट्स भी ले लेंगे वहाँ पे, तो भी आखिरी में आके अगर आप रन खा लेंगे तो वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा विद बैटिंग डेप्थ जितनी अब टीम्स खिलाती हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप डेथ में एग्जीक्यूट करें सही से। तो बिल्कुल एक 5th बॉलिंग कंसर्न भी पाकिस्तान के लिए रहेगा। साथ ही में न्यूजीलैंड के लिए जिस तरीके से फिनिश किया फिलिप्स ने वो बहुत बड़ा पॉजिटिव है। विलियमसन रस्ती लगे इस मैच में, पर अच्छी बात यह है कि कम से कम इस मैच में टाइम लिया, विन आ गई है, तो नेक्स्ट मैच में आप उम्मीद कर सकते हैं कि उनके बड़े रन वो बनाएं, टच उनका वापस आ जाए, और इन कंडीशन में पाकिस्तान की चांसेस ज़्यादा है कि उनका टच आ जाएगा। तो अच्छा साइन है, अच्छी चीज़ है। देखते हैं कि आने वाले मैचेस में क्या होता है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कम से कम न्यूजीलैंड के लिए काफ़ी अच्छे साइंस है इस मैच के बाद में, तो वो एक चीज़ है। 5th बॉलिंग का कंसर्न पाकिस्तान का है, डेथ बॉलिंग का कंसर्न पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का जो बैटिंग डेप्थ का है कंसर्न वो भी एक चीज़ है कि आप तैयब ताहिर को भी खिला रहे हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन है पाकिस्तान के लिए, और अब मुझे नहीं लगता है कि वो एक बहुत बड़े कंटेंडर हैं इस ट्रॉफी के। उनको शायद बहुत चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। साइम अयूब की इंजरी बहुत बड़ा एक लॉस है उनके लिए, तो वो एक चीज़ है। साथ ही में न्यूजीलैंड के लिए भी एक चीज़ है कि विलियम ये मैच खेले थे, तो विलियम सबसे पहले हमको दिखाई दिए रचिन रविंद्रा के साथ में ये मैच खेलते हुए। तो क्या कॉनवे ड्रॉप्ड रहेंगे चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड से? क्या पहले 2 फर्स्ट चॉइस ओपनर्स हैं वो विल यंग और रचिन रविंद्रा होने वाले हैं? ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा न्यूजीलैंड के लिए। और कॉनवे क्या इतने बुरे बैट्समैन हैं कि आप उनको बाहर करते हैं, ये भी एक डिबेट रहेगा। तो विलियम खेले ये मैच, देखते हैं आने वाले मैचेस में कौन खेलता है, कौन ओपनर्स होते हैं इनके। रविंद्रा वैसे आज के मैच में इंजर्ड हुए हैं, तो चांसेस यही हैं कि आने वाले 1-2 मैचेस तो वो कम से कम मिस करेंगे, तो तभी ट्राई सीरीज से हम मान सकते हैं कि आउट रहेंगे, तो हम कॉनवे को देखेंगे। लेकिन रचिन रविंद्रा जब भी फिट होते हैं तो आई डोंट थिंक कि कोई भी ये नो ब्रेनरी चीज़ होगी कि सबसे पहले वो वॉक इन करेंगे स्क्वाड में 11 में। तो बिल्कुल देखते हैं क्या उनके ओपनिंग के कॉम्बिनेशन बनते हैं। साथ ही में हम देखते हैं कि जो पाक की बैटिंग जब आती है, पाकिस्तान की जो बैटिंग आती है, तो उसका एक बार स्कोर कार्ड देखते हैं। तो उनको चेस करना था 331 रन, और कभी भी पाकिस्तान जब 331 रन चेस करती है तो 2 बैट्समैन के ऊपर सबसे ज़्यादा जो होता है कि हाँ ये रन्स जो भी बनाएं जो भी करें पाकिस्तान के काम नहीं आएंगे, तो वो 2 नाम है मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम।
कि पाकिस्तानी बच्चा भी शायद अगर थोड़ा सा अनबायस्ड होकर देखेगा तो वो समझ जाएगा कि जब भी 330 का चेज़ है तो आपको चाहिए बैटर्स लाइक फ़खर ज़मान, साइम अयूब। इफ़ यू हैव बैटर्स लाइक मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, आप वहीं पे फारिग हैं, आपको पता है कि ये मैच है तो आप बंद कर दो टीवी या फिर फोड़ दो टीवी, क्योंकि आपके फेवर में रिजल्ट नहीं आएगा। तो ऐसे में कोई मतलब नहीं है। बाबर आजम, आप बहुत वर्ल्ड के रिकग्नाइज बैटर्स में उनका नाम पाकिस्तानी ज़बरदस्ती घुसाते हैं कि फैब 4 को फैब 5 कीजिए आप। लेकिन फैब 5 के लिए क्या आपने कुछ ऐसा किया है? मतलब सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो मैचेस जिताए हैं, शायद मैं, या तो मेरी मेमोरी नहीं है या फिर आपने कुछ किया नहीं है। तो ऐसे में इस मैच में भी सेम चीज़ दिखी है कि फ़खर ज़मान के साथ में बाबर आजम ओपन करने आए हैं। वो बिल्कुल खरगोश और कछुए की जोड़ी लगी है कि कछुए को पता है कि खरगोश तो भागेगा ही तेज़, तो मैं अगर चल भी लूँगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो वैसे ही कुछ चीज़ है कि फ़खर ज़मान और इनकी जो पार्टनरशिप है उससे कुछ यही कहानी है, यही हाल है। तो आप देखते हैं 69 बॉल्स पे 84 रन फ़खर ज़मान ने बनाए, और फ़खर ज़मान जो इस मैच में लगा है कि बिल्कुल फुल फॉर्म में आए हैं, IL T20 में काफ़ी अच्छा करके आए हैं। तो कम से कम पाकिस्तान की सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है कि फ़खर ज़मान ओपनिंग पे उनको वापस मिले हैं। क्यों ड्रॉप हुए थे, समझ से परे हैं। ओपनिंग नहीं करवाई गई, क्यों, समझ से परे हैं पहले भी। तो फ़खर ज़मान ओपन करने आए इस मैच में, 84 रन्स बनाए 69 बॉल्स पे, 121 का स्ट्राइक रेट। और जब तक वो मैच में थे तब तक पाकिस्तान इस मैच में था। शायद ये चीज़ से सभी वाकिफ़ होंगे कि जब तक फ़खर ज़मान हैं वो मैच को चलाएँगे, जिताएँगे, हराएँगे भी वही, जिताएँगे भी वही। तो ऐसे में जब आप एक प्लेयर पे वो ज़िम्मेदारी पूरी डाल दे रहे हैं, तो आप बाकी लोग को खिला क्यों रहे हैं? या फिर आप यंगस्टर्स को डाल लीजिए कि जो कम से कम, आपको पता है कि कोई नहीं, 2 मैचेस में फेल भी होंगे, तीसरे मैच में आके कम से कम आप उनको बिल्ड कर रहे हैं, आप थोड़ा सा इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर। तो बाबर आजम 23 बॉल्स पे 10 रन बना के गए हैं। बाबर आजम के साथ वही चीज़ है, उनका फुटवर्क बहुत बड़ा इशू है। पेस बॉलिंग के आगे उनको समझ नहीं आता, फॉरवर्ड जाना है, पीछे आना है, बैकफुट आना है, स्क्वायर्ड अप होने लगे हैं। स्पिन उनको कभी भी ऑर्डिनरी बॉल्स पे आउट हो जाते हैं। माइकल ब्रेसवेल की जो बॉल थी काफ़ी ऑर्डिनरी बॉल थी, मतलब इसमें आप सिंपली बैकफुट पे आते, आप ऐसे नॉर्मली ऐसे करके सिंगल ले लेते। तो इतना गेम चलाना, अगर आपको वन डाउन इतने साल बैटिंग करके नहीं आता है तो आप किस लिए टीम में हैं? मतलब समझ से परे चीज़ है। पूरा पाकिस्तान उनका फ़ैन है, क्यों फ़ैन है पता नहीं, बिल्कुल शायद समझे वो भी इस चीज़ को इस मैच के बाद में, तो समझ में आएगा। तो शुरुआत में आप देखते हैं फ़खर ज़मान आए, टू डिपेंडेंट है ये टीम उनके ऊपर, ये चीज़ तो हमको पता ही है। साथ ही में एक और जो बहुत बड़ा पॉजिटिव था इस मैच में, कम से कम पाकिस्तान के साइड से, फ़खर ज़मान तो थे ही, लेकिन उनके गेम में एक और चीज़ थी जो कि उनको काफ़ी हौसला देगी कि आने वाले मैचेस में अगर फ़खर ज़मान टिक जाएँ तो वो क्या कर सकते हैं। वो ये थी कि मिचेल सेंटनर जो हैं वो वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स में से एक है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लिमिटेड ओवर्स। तो सेंटनर के जो स्टैट्स है इस मैच में 10 ओवर्स में 41 रन्स आए हैं। पर जब तक फ़खर ज़मान खड़े थे, तो फ़खर ज़मान से हमने देखा कि कम से कम 2-3 शॉट्स ऐसे आए हैं अगेंस्ट सेंटनर, जो कि बिल्कुल आपको मतलब काफ़ी था बताने के लिए कि अगर फ़खर ज़मान खड़े होंगे तो वो क्या कर सकते हैं स्पिनर्स के अगेंस्ट। बहुत ज़्यादा जो कि ऑफ स्पिनर जो हों या मिस्ट्री स्पिनर जो हो, वो उनको तंग करते हैं। चाइनामैन भी तंग करता है, लेकिन अगर कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर उनके सामने है तो उसका हाल वो क्या कर सकते हैं, उन्होंने इस मैच में दिखाया। जो कि सेंटनर, जो कि मेरे हिसाब से तो वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट स्पिनर्स में से एक है, उनका जो हाल किया वो बहुत पॉजिटिव साइन रहेगा पाकिस्तान के लिए। और जो शॉट्स थे बहुत ही ब्यूटीफुल शॉट्स थे, कितने बड़े छक्के उन्होंने मारे। एक शायद उन्होंने, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बेन सीयर्स को उन्होंने आगे बढ़ के बहुत बड़ा छक्का मारा था, जो कि बहुत बड़ा था। तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ थी। तो वो एक चीज़ रहेगी। साथ ही में एक और प्रॉब्लम जो पाकिस्तान की रहती है हमेशा से, कि जब भी आप चेजिंग की बात करते हैं ओडीआईज़ में या किसी भी फॉर्मेट में, तो पाकिस्तान चेजिंग में हमेशा आपको फ्लैट दिखता है। ऐसा दिखता है कि इनके पास, और ये इनकी डेकेड्स ओल्ड प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि ये अभी बाबर रिजवान के आने से ये प्रॉब्लम बनी है। ये प्रॉब्लम इनकी शायद 30-40 साल से कम है कि जब भी चेज़ की बात होती है तो पाकिस्तान पता नहीं क्या प्रेशर लेता है, या क्या कितना फ्लैट क्यों हो जाता है पता नहीं। ये चीज़ समझ नहीं आती क्यों ऐसा होता है। तो अभी भी उनके पास सेम चीज़, अभी तो हमारे पास रीज़न्स है हमको बात करने के लिए। अगर उनके पास में साइम अयूब होते, अगर साथ में फ़खर ज़मान के, तो आप सोच सकते हैं कि क्या ये डिज़ास्टरस ओपनिंग पे दूसरी टीम के लिए हो सकती है, क्योंकि दोनों ही अटैक कर सकते हैं। साइम अयूब लंबा भी इनिंग्स चला सकते हैं, फ़खर ज़मान वैसे तो उतना डिफेंसिव नहीं खेल सकते, लेकिन अगर दोनों साथ में ओपन करने आ जाए तो क्या कर सकते हैं, हमको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। साथ ही में जब आप देखते हैं कि बाबर आजम नंबर 3 खेलने ओपन करें, रिजवान नंबर 4 आ रहे हैं अभी, तो ऐसे में क्या ये टीम ऐसी है कि 300 चेज़ कर पाएगी अगर ज़मान आउट हो जाए? आप खुद एक बार सोच के देखिए। तो बहुत डिपेंड कर रही है फ़खर के ऊपर ये टीम, और 300, 350, 280, अगर 400 का भी चीज़ मिल जाए तो ये टीम बिल्कुल ही पहले से बाहर होगी। बेंगलुरु में जो 2023 का वर्ल्ड कप मैच था अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उस मैच में इनको 400 चेज़ करने थे पाकिस्तान को। फ़खर ज़मान खड़े हुए थे, और जब तक फ़खर ज़मान खड़े हुए थे
तब तक पाकिस्तान गेम में था। लेकिन उसके बाद क्योंकि मैच बारिश से धुल गया, तो हमको समझ में आया कि हमको दिख रहा था कि बाबर आजम दूसरे एंड पे खड़े होकर क्या कर रहे थे। तो फ़खर जमान जो है, हम बिल्कुल उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते उनके रोल को। चैंपियंस ट्रॉफी के हम भी भुक्तभोगी हैं 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के, जब उन्होंने बहुत ही एकदम बढ़िया 100+ रन की इनिंग्स खेली थी। तो हमको पता है कि वो क्या कर सकते हैं, तो वो एक चीज़ देखनी होगी। साथ ही में विलो रोड की हम बात करें तो स्टार्टिंग में उनको न्यू बॉल में बाउंस भी मिला क्योंकि लंबे कद के हैं। वरना अगर हम इन कंडीशंस की बात करें तो ये कंडीशंस जो यूजुअली पाकिस्तान में होती है वो लो इन बाउंस होती है, फ्लैट होती है लेकिन लो इन बाउंस होती है। तो इसलिए जब बाबर आजम को बॉल्स ऊपर उतनी नहीं आती उनकी हाइट की कि उनको पुल करना पड़े या उनको तेज़ी में पुल करना पड़े, तो वो वैसे भी उनकी वीकनेस है, तो वहाँ वो रन्स बनाते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे भी रन्स नहीं बनाएंगे तो कैसे काम चलेगा, पता नहीं। तो बाबर बहुत ख़राब तरीके से आउट हुए। ब्रेसवेल की नॉर्मल सी बॉल थी, ऑर्डिनरी बॉल थी, उसको उन्होंने बहुत ही कैजुअली ऐसा लगा कि पुश कर दिया, बैकफुट पे पूरे नहीं आ पाए जो मुझे समझ में आया। और ग्लेन फिलिप्स ने जो बहुत अच्छा कैच पकड़ा है, आप उनकी फिटनेस की हमेशा बात करते हैं, फील्डिंग की बात करते हैं। इस मैच को देखने के बाद में आप बोलेंगे कि फिनिशिंग स्किल्स भी उनकी जो है वो रिफाइन करते हुए वो आगे बढ़े उस चीज़ में। तो काफ़ी अच्छे साइंस न्यूजीलैंड के लिए। तो वही बात है कि फ़खर और साइम, अगर साइम फिट होते तो कितना अच्छा हमको टूर्नामेंट देखने मिलता पाकिस्तान के लिए भी। लेकिन अब उनको मिस करेगी पाकिस्तान की टीम, और फ़खर के साथ में आप बाबर को ओपन करते हुए देखेंगे तो बिल्कुल भगवान बचाए उनको। तो एक और चीज़ समझ में आई है कि तैयब ताहिर इस मैच में खेले। अब तैयब ताहिर जो कि जिनके बारे में जितनी बात करें उतनी कम है, क्योंकि ये पॉजिटिव साइन नहीं दे रहा हूँ मैं आपको। तो तैयब ताहिर जो है वो दूध वालों जैसी पर्सनैलिटी उनकी है, मैंने पहले की वीडियोज़ में भी बोला ये चीज़। फिटनेस कंसर्न्स बिल्कुल उनके होंगे कि इतना बल्कि आदमी है, रनिंग बिटवीन द विकेट्स कैसे करेगा, फील्डिंग कैसी करेगा, ये हमेशा साइंस है। और बहुत एज भी उनकी बहुत ज़्यादा है टू बी कॉल्ड अ यंगस्टर। तो ये एक चीज़ है। साथ ही में क्या है कि अगर क्वालिटी बॉलिंग होती है, अगर आप देखें कि स्पिन अगर क्वालिटी है, अगर पेसर्स के पास क्वालिटी है, न्यू बॉल्स के अगेंस्ट अगर गलती से वो किसी बैटिंग करने आ गए, कोलैप्स हो गया, तो आप खुद ज़रा सोच के देखिए कि तैयब ताहिर को आपने खेलते हुए देखा है, तो क्या वो कर पाएंगे, एक बार बस सोच के देखिए। क्योंकि तैयब ताहिर का ना फीट मूवमेंट है, वही एशियन स्टाइल के हैं कि बस बैट चलाते हैं लकड़हारों जैसा, जैसे रिजवान चलाते हैं, वही उनकी चीज़ है। तो इस पर कब तक सक्सेस मिल पाएगी चैंपियंस ट्रॉफी में अगेंस्ट क्वालिटी बॉलिंग, क्या करेंगे, आई हैव माई सीरियस डाउट्स। मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है। और कैसे पाकिस्तान साउथ शकील को ड्रॉप कर चुका था इस मैच से, वो समझ से परे कि अगर बाबर आजम खेलते हैं, रिजवान खेलते हैं, दोनों T20 भी और ODIs भी, लिमिटेड ओवर्स के मतलब फॉर्मेट्स, तो साउथ शकील तो दोनों से बहुत ज़्यादा आला दर्जे के बैटर हैं। मतलब उनसे वो बेटर टेक्निक भी लेके आते हैं दोनों से। ठीक है, बाबर को आप कॉम्पैक्ट टेक्निक का कह सकते हैं कि पर वो भी रिसेंटली उसमें भी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लूपहोल्स हमको दिख रहे हैं। तो साउथ शकील जब ये दोनों खेल सकते हैं तो साउथ शकील क्यों बाहर हैं, ये समझ से परे हैं। इनिंग्स तो चलाना जानते हैं, बिल्ड करना जानते हैं। अगर नंबर 5 पे वो बैटिंग करें तो आप समझ सकते हैं कि अगर कभी, और रिजवान को नीचे बैटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिजवान अगर नंबर 4 पे आ रहे हैं, इवन साउथ शकील नंबर 4 पे खेल सकते हैं। तो अगर रिजवान 4 पे आ रहे हैं और अगर वो विकेट वहाँ पे रन्स को रोक देंगे, तो ऐसे में आपके पास बहुत कुछ बचेगा नहीं मैच में। अगर रिजवान नंबर 6 पे आए, जहाँ उनको टाइम भी ना मिले कि वो इनिंग्स को ख़राब कर सकते हैं ज़्यादा बॉल्स लेके, या कह सकते हैं कि उनकी जो रेंज ऑफ स्ट्रोक्स की कमी है उसकी वजह से ख़राब कर सकते हैं, तो नंबर 6 पर वो आ जाएँ, नंबर 6 पर आएँ, फिनिश करें, कोशिश करें कि लेग में ज़्यादा शॉट्स मार लें। ये कोशिश करें कि थोड़ा सा आप थोड़ा सा स्मार्ट बने, थोड़ा सा थर्ड मैन के ऊपर मारें, फाइन लेग के ऊपर मारें, लैप शॉट मारें, थोड़ा चीकी बने। तो अगर ये करना है तो रिजवान नीचे आ जाएँ और साउथ शकील नंबर 4-5 पे खेल लें, क्योंकि आपको नीडेड है उनकी सर्विस इस टीम के लिए। इस पूरे स्क्वाड में उनसे बेटर शायद नंबर 4-5 का बैटर नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि सलमान अली आगा भी जिस तरीके से खेल रहे हैं, वो भी, उनकी भी टेक्निक में प्रॉब्लम्स हैं। रिजवान से तो वो भी बेटर है, वो भी रिजवान से ऊपर बैटिंग कर सकते हैं। नंबर 5 पे वो खेल सकते हैं, नंबर 4 पे आप देख सकते हैं कि साउथ शकील खेलें। कामरान गुलाम को भी देखते हैं तो इस मैच में ख़राब शॉट मार के आउट हुए, बहुत ज़्यादा बॉल्स खेल ली उन्होंने। कामरान गुलाम नंबर 3 पे अच्छे बैटर हैं अभी तक, और इन कंडीशंस में अगर कामरान गुलाम रन्स नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे, ये बहुत बड़ी चीज़, क्योंकि उनकी जो टेक्निक है उसमें भी सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। तो लेकिन जो उनकी सूटेबल कंडीशंस हैं वो एशियन रहेगी उनकी स्टाइल के, उनकी जो स्टाइल ऑफ प्ले है उसके हिसाब से। तो कामरान गुलाम जो कि यहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके आउट हो गए, ज़्यादा अच्छा है कि वो उस प्रेशर को डील करना सीख लें, क्योंकि कामरान गुलाम अगर आप नंबर 3 पे बैटिंग कर रहे हैं तो बहुत जल्दी से आपको इस टीम से हटा दिया जाएगा। आपका कोई स्टार टैग नहीं है, डोमेस्टिक के रन ज़रूर हैं, लेकिन बाबर आजम, रिजवान के फेलियर्स माफ़ कर दिए जाएंगे, आपके नहीं किए जाएंगे। तो ज़रूरत है कि आप भी रन्स बनाएं इस टीम के लिए, वरना ये टीम वैसे ही जो कि इन टैटर्स है, तो देखना पड़ेगा कि आप कैसे करते हैं। और साथ ही में
बहुत सारे प्रॉब्लम्स इनके 11 में भी दिख रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो सऊद शकील बाहर हैं इस मैच से, खुशदिल खेले हैं, ठीक बात है, लेकिन क्या खुशदिल नंबर 6 के प्लेयर हैं? वो भी एक बात है। सलमान अली आगा नंबर 6 पे नंबर 5 पे आए हैं, नंबर 6 पे आए हैं, और खुशदिल नंबर 7 पे आए हैं। तो खुशदिल का नंबर 7 पे फिनिश कर सकते हैं इनिंग्स को उस तरीके से, वो एक क्वेश्चन है। साथ ही में सलमान अली आगा नंबर 6 पे, मतलब आप उनसे भी बस बोल रहे हैं कि आपको स्लॉक करना है, वो भी इनिंग्स को थोड़ा सा चला सकते हैं। तो नंबर 5 पे क्या उनकी जगह बनती है? क्या रिजवान नंबर 6 पे आ सकते हैं? क्या सऊद शकील खेल सकते हैं तैयब ताहिर की जगह पे? क्या मोहम्मद हसनैन खिला सकते हो आप? क्योंकि मोहम्मद हसनैन बहुत ज़रूरी है, जो आपका 11 में जो बॉलिंग दिख रही है। तो नसीम शाह, हारिस रऊफ दोनों बहुत सीरियस आपको हेडेक दे रहे हैं। साथ ही में शाहीन अफरीदी की जो बॉलिंग है, जो डेथ बॉलिंग है, वो भी आपके लिए कंसर्न हो रही है। न्यू बॉल से अच्छे बॉलर हैं। मोहम्मद हसनैन तेज़ आते हैं इम्प्रूव्ड एक्शन के साथ में, तो क्या उनको आप खिला सकते हैं? ये कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। और स्क्वाड में भी कुछ प्रॉब्लम्स है कि सुफियान मुकीम नहीं है, साजिद खान नहीं है। अगर आपके पास अच्छे स्पिनर्स नहीं हैं, अबरार अहमद ठीक कर रहे हैं, लेकिन शायद मुझे लगता है विकेट टेकिंग ऑप्शंस जो हैं सुफियान मुकीम के पास में या साजिद खान के पास में, कि वो जो एक्सप्लॉइट करना होता है कंडीशंस को एज अ स्पिनर, वो ज़्यादा अच्छा साजिद खान और बहुत ज़्यादा अच्छा सुफियान मुकीम कर सकते हैं इन कंपैरिजन विद अबरार अहमद, ऐसा मुझे लगता है। अबरार अहमद बहुत ज़्यादा रन रोको बॉलर है, तो वो भी एक चीज़ है। पर उन्होंने कुछ बुरा तो नहीं किया, तो ठीक है, हम उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए। तो बात करते हैं मोहम्मद रिजवान की भी। तो मोहम्मद रिजवान भी बहुत ऑर्डनरी डिसमिसल दे के आउट हो गए। फीट मूवमेंट कुछ नहीं हुआ, बॉल देखी और सीधा पैड पे खा ली। कोई बहुत बॉल में कोई खास चीज़ नहीं थी। पता नहीं इस चीज़ से क्या कैसे डील करेगी ये टीम। बहुत ही ईजिली आप देखेंगे कि सेंटर की और ऑलमोस्ट स्ट्रेट बॉल थी, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि बहुत टर्न वन मिली हो। ठीक ही बॉल थी वो, पर उस पे आउट हो गए। सिर्फ 3 रन्स बनाए 11 बॉल्स पे उन्होंने। कामरान गुलाम भी काफ़ी स्लो खेले हैं, बाबर आजम भी काफ़ी स्लो खेले हैं। तो अगर आपका टॉप ओपनर नंबर 3, नंबर 4 ये करेगा कि एक 43 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहा है, एक 56 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहा है, एक 27 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहा है, उसके बाद सलमान अली आगा आए हैं जो 78 के स्ट्राइक रेट पे रन बना रहे हैं, तो क्या होगा आपकी टीम का? ये बात समझ से परे है। तैयब ताहिर तब भी ठीक खेले हैं इस मैच में, लेकिन तब भी मुझे नहीं लगता कि अगेंस्ट क्वालिटी बॉलिंग इन चैंपियंस ट्रॉफी उनसे आप बहुत कुछ ले पाएंगे। साथ ही में खुशदिल शाह हैं। और एक बहुत सैड चीज़ जो हुई क्रिकेट के ग्राउंड पे, वो यही थी कि खुशदिल शाह का शॉट आया और सचिन रविंद्रा को वो फेस पे पड़ा। बहुत उनको ब्लीडिंग भी हुई, अच्छा नहीं लगता देख के ऐसे किसी को। और दूसरी बात, ऐसे प्लेयर्स जो कि आपको पता है कि बहुत प्रॉमिसिंग है इन द कमिंग फ्यूचर, उनको आप इंजर्ड नहीं देखना चाहते। जितने मैचेस कम होंगे शायद एज क्रिकेट फैंस हमारे लिए उसका लॉस है। तो क्योंकि हम कह सकते हैं कि जो एक चीज़ है, वहाँ पे पाकिस्तान में थोड़ा लाइट का इशू भी हम कह सकते हैं, प्लेइंग कंडीशंस कह सकते हैं कि उतनी सूटेबल नहीं है प्लेयर्स के लिए। और वो जो सीधी बॉल आ रही थी, मुझे भी ये लगा कि शायद वो डार्कनेस में बॉल खो गई। कह सकते हैं कि लाइट शायद उस जगह पे कम होगी, उस स्पॉट पे कम होगी, और सचिन रविंद्रा उसको शायद उसकी पेस को इस वजह से जज नहीं कर पाए। ये कह सकते हैं कभी कभी होता है कि हम जब गली क्रिकेट भी खेल रहे होते हैं तो अंधेरा हो जाता है, और अंधेरे में हम देखते हैं टेनिस बॉल जो कभी कभी डार्क हो जाती है थोड़ी सी, तो हमको दिखता है कि जब हमारे पास में लाइट आ रही होती है हमारे घर की या कहीं की गली में, तो वहाँ पे हमको कुछ जगह कुछ टाइम के लिए बॉल स्पॉट होती है, तो हम पेस समझ नहीं पाते या फिर हम उसकी लाइन समझ नहीं पाते, लेंथ समझ नहीं पाते। वैसे तो ये फील्डिंग की बात है, तो हम उसको उसकी लाइन समझ नहीं पाते, वो एक चीज़ हो जाती है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा दोयम दर्जे की चीज़ एक पाकिस्तान की कंडीशंस हैं, ये आईसीसी टूर्नामेंट्स के लिए कितनी फिट है, आई हैव सीरियस डाउट्स अबाउट इट। तो सचिन रविंद्रा का वो इंजरी देख के उनको जो आँख पे बॉल लगी, ब्लीडिंग बहुत हुई, कट्स भी आए हैं यहाँ पे, स्टिचेस बिल्कुल लगेंगे उनको। आने वाले मैचेस में बाहर भी हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फिट हो जाएँ, आई जस्ट होप। तो ख़राब लगा देख के काफ़ी, क्योंकि ऐसा प्ले कंडीशंस की वजह से कम नहीं होना चाहिए। अगर एक प्लेयर की खुद की गलती के समझ में आता है कि चलो ठीक है वो कुछ अलग कर सकता था, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो कुछ अलग कर सकते थे इस चीज़ में। चलो लेट्स होप कि वो जल्दी फिट हो जाए और खेलते हुए हमको दिखें। हाँ, तो इस मैच में ये भी चीज़ थी कि खुशदिल का रोल क्या रहेगा, वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है टू डिस्कस, कि खुशदिल शाह बॉलिंग से शायद मैच आपके जीत के नहीं दे सकते। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, क्या वो 4-5 ओवर्स दे सकते हैं? तो 4-5 ओवर्स में भी आया है सीरियस डाउट्स, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा टर्न करना नहीं आता बॉल को। और ऐसे में सलमान अली आगा लुक्स अ मच बेटर बॉलर देन हिम। उन्होंने ठीक बॉलिंग की है, पर 10 ओवर्स के लिए तो आप उन पर भी बैंक नहीं कर सकते कि आप 10 ओवर्स फेंकिए। साथ ही में एक चीज़ ये भी है कि खुशदिल शाह, चलिए ठीक है बॉलिंग की बात हो गई, अगेंस्ट लेफ्टी वो क्या करेंगे? वो बहुत ज़्यादा रन्स खा सकते हैं ऐसा मुझे लगता है। उसके बाद में बैटिंग भी उनकी देख लें तो वो शायद नंबर 4-5 तक ही बैटिंग कर सकते हैं। अगर आप उनको कह दें कि फ्रॉम द बॉल 1 आपको खुशदिल हिट करना है, तो वहाँ पे भी एक चीज़ ये रहेगी कि अगेंस्ट क्वालिटी बॉलिंग, अगेंस्ट बुमराह, अगेंस्ट कमिंस, अगेंस्ट स्टार्क,
या कह लें अगेंस्ट विलोरूक कह लें, या कह लें अगेंस्ट आप रबाडा, आप नहीं कर सकते रन्स खुशदिल शाह होकर। तो वो एक चीज़ रहेगी कि क्या खुशदिल शाह को आप फिनिशर बना के रख देंगे, क्या रहेगा? वही चीज़ है, पर उनके पास चॉइस भी नहीं है क्योंकि उनके पास कोई भी ऐसा हिटर नहीं है। तो ठीक है, शायद इरफान खान नियाजी हो सकते थे कि नहीं स्क्वाड में, उसका उनके मन में डिबेट आना चाहिए इस चीज़ का, क्योंकि इरफान खान नियाजी लुक्ड अ गुड फिनिशर, लुक्ड अ गुड बैटर, कि नंबर 4, 5, 6 कहीं भी खिलाएं आप, वो खेल सकते हैं, अच्छे शॉट्स थे उनके पास में, पर नहीं लिया। ठीक है, पाकिस्तान भी पाकिस्तान ऑलवेज कुछ भी हम देखते हैं उनके अंदर टीम में चेंजेस होते हैं, तो यही चीज़ है। तो कुछ चीज़ें इस मैच में अच्छी भी रहीं कि ग्लेन फिलिप्स ने जिस तरीके से मैच को फिनिश किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, बड़े ग्राउंड में भी काफ़ी अच्छे से रन्स बनाए, बहुत अच्छे से स्ट्राइक किया डेथ ओवर्स में जाके, उनके टॉप बॉलर्स को रन्स मारे। इवन जब वो बॉलिंग करने भी आए तो हमने देखा कि ग्लेन फिलिप्स ने जिस तरीके से आर्म बॉल फेंकी फ़खर ज़मान को, तो वो कितनी इंपॉर्टेंट बॉल थी आप देखिए। तो ग्लेन फिलिप्स जैसा इंसान वो है कि जो आउट एंड आउट मैच विनर्स है, किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं मैच में, कि आप बॉलिंग की बात कर लें तो ठीक है, ओवर्स करके दे देंगे आपको, एंड ही इज़ अ वेरी गुड 7 to 8 ओवर्स बॉलर, और अगर कंडीशन सूटेबल हो तो 10 ओवर्स भी फेंक देंगे आपके लिए। विकेट कीपिंग वो कर सकते हैं, फील्डर तो वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है अभी। तो ग्लेन फिलिप्स जैसा प्लेयर शायद कोई भी टीम चाहेगी हो, अच्छी फिनिशिंग करके दिखाई, लेट्स होप ऐसे ही खेलते रहे न्यूजीलैंड के लिए, और चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छे से चैलेंज करें दूसरी टीम्स को, वो एक चीज़ रहेगी। पाकिस्तान के लिए बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हैं साइम अयूब के जाने से, और क्योंकि वो ऑलमोस्ट बाहर ही हैं, क्योंकि अब तो चेंजेस करके भी शायद आई डोंट थिंक कि वो फिट हैं कि वो आ पाएंगे, तो बिल्कुल ये एक सीरियस कंसर्न है। मैट हेनरी ने अच्छा किया इस मैच में पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के लिए, पाकिस्तान के विकेट्स लिए, 3 विकेट्स लिए, इकोनॉमिकल भी रहे, ठीक रहे। विलोरूक थोड़े से ऑन द हायर साइड रहे इकोनॉमी में। माइकल ब्रेसवेल ने अच्छी बॉलिंग की, काफ़ी वो भी इकोनॉमिकल रहे, 10 ओवर्स में 41 रन्स दिए उन्होंने। तो अगर ब्रेसवेल ये काम कर सकते हैं न्यूजीलैंड के लिए विथ एडेड एडवांटेज ऑफ हिज बैटिंग, तो न्यूजीलैंड बिल्कुल कोशिश करेगा कि हम इस मैच में आगे जाएं। और न्यूजीलैंड जैसी टीम जो है वो काफ़ी अंडररेटेड हर आईसीसी टूर्नामेंट में जाती है। क्या आप उनके बारे में